नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋषि कांडपाल उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी की शिक्षा शास्त्र विद्या शाखा में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से शिक्षण रणनीतियों टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आपसे अपेक्षा है कि आप इस वीडियो व्याख्यान के अंत तक बने रहें। आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम शिक्षण रणनीतियों को जानने का प्रयास करेंगे, शिक्षण रणनीतियों की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे, शिक्षण रणनीतियों के प्रकार को समझेंगे और साथ ही शिक्षण रणनीति की मान्यताएं और उनके उदाहरणों को जानने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, जब भी कोई शिक्षक कक्षा में शिक्षण के लिए जाता है तो सबसे पहले वो स्वयं से कुछ प्रश्न पूछता है और उन प्रश्नों के जब उसको उत्तर मिल जाते हैं तो तब वो कक्षा में शिक्षण कार्य आरंभ करता है। वो प्रश्न कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आज मुझे किस कक्षा में जाना है, यानी कि किसको पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, यानी बच्चे कौन सी कक्षा के हैं और उनको कौन सा प्रकरण पढ़ाना है। फिर एक प्रश्न आता है कि ये प्रकरण क्यों पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है, कहाँ पर पढ़ाना है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है शिक्षक स्वयं से पूछता है और उन प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करता है और इन उत्तरों के साथ ही वो अपने शिक्षण कार्य की कुछ रणनीतियाँ तैयार करता है कि मैं आज क्या पढ़ाऊँगा, क्यों पढ़ाऊँगा, कितना पढ़ाऊँगा, किसको पढ़ाऊँगा और कहाँ पढ़ाऊँगा। तो इन सब के उत्तरों के साथ कुछ रणनीतियाँ तैयार की जाती हैं जिनको हम शिक्षण रणनीतियाँ कहते हैं। शिक्षण नीतियाँ जो है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है, शिक्षण और नीतियाँ, टीचिंग एंड स्ट्रेटजीज। यह एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जो कक्षागत परिस्थितियों में वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छात्र और शिक्षकों के द्वारा संपन्न की जाती है। नीतियाँ योजना, नीति, चतुराई तथा कौशल की ओर संकेत करती हैं। कॉलिन इंग्लिश जैम शब्दकोश के अनुसार नीति का अर्थ युद्ध कला तथा युद्ध कौशल है। इसको अधिकतर युद्ध में सेना को उचित स्थान यानी मोर्चे पर खड़े करने की तथा लड़ने की कला के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। यानी जो नीति है उसको रणनीति हम कहते हैं। साधारणतः इस रणनीति का प्रयोग सेना के साथ की युद्ध में किस प्रकार से उसको परफॉर्म करना है इस पर निर्भर करता है। इसको अधिकतर युद्ध में सेना को उचित स्थान पर खड़े करने के लिए तथा लड़ने की कला के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। युद्ध विज्ञान की नीति शब्द को शैक्षिक तकनीकी में लिया गया है। यहाँ पर नीतियों से अभिप्राय ऐसी कौशलपूर्ण व्यवस्था से है जिन्हें कक्षागत परिस्थितियों में शिक्षक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तथा छात्रों के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाने के लिए करता है। डेविस के अनुसार नीतियाँ शिक्षण की व्यापक विधियाँ हैं, यानी जो हम शिक्षण में विधियों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम नीतियों के अंतर्गत ही रखते हैं कि आज हम किस नीति के अंतर्गत कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। स्टोन तथा मॉरिस के अनुसार शिक्षण नीति पाठ की एक सामान्यीकृत योजना है जिसमें वांछित व्यवहार परिवर्तन की संरचना अनुदेशन के उद्देश्यों के रूप में सम्मिलित होती है। साथ ही इसमें युक्तियों की योजनाएं भी तैयार की जाती हैं। शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व ही शिक्षक कक्षा के लिए प्रयोग हेतु उपयुक्त शिक्षण नीतियों का चयन कर लेता है। शिक्षण नीतियों में अनेक प्रकार की होती हैं जो कि सम्मिलित रूप से शिक्षण प्रक्रिया को सशक्त बनाने का प्रयास करती हैं और शिक्षण की प्रभावशीलता को बढ़ाती है। यानी हम जितनी शिक्षण नीतियाँ बनाते हैं उसके अनुसार ही हम कक्षा में शिक्षण कार्य करते हैं। शिक्षण नीतियों की विशेषता होती है कि शिक्षण नीतियाँ शिक्षण कार्यों के किसी प्रतिमान की ओर संकेत करती हैं। शिक्षण नीतियाँ शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं हमारा उसमें कोई न कोई उद्देश्य होता है और हमें उन उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है और शिक्षण नीतियों के द्वारा हम शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। शिक्षण नीतियाँ व्यवहार परिवर्तन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। शिक्षण नीतियाँ कार्य विश्लेषण और उनकी संरचनाओं में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। शिक्षण नीतियाँ शिक्षक की कार्यनिष्ठा बढ़ाती हैं और उसकी शिक्षण कुशलता में वृद्धि करती हैं। जब भी हम कोई कार्य किसी योजनाबद्ध तरीके से करते हैं, किसी नीति के द्वारा करते हैं, तो उसमें हम अपने समय का सदुपयोग करते हैं और उस कार्य को करने में हमें कुशलता भी दिखाई देती है। यानी कि हम उसमें शिक्षण में अगर हम बात करें तो शिक्षण कौशल
हमें दिखाई देता है। शिक्षण नीतियाँ शिक्षण प्रक्रिया को उन्नत तथा वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करती हैं। इनके माध्यम से बुद्धि और चिंतन तथा कार्यशीलता के प्रत्यय का विकास होता है। यानी कि जब हम शिक्षण नीतियाँ बनाते हैं तो हम शिक्षक स्वयं भी उन नीतियों के माध्यम से सीखता है और स्पष्ट चिंतन करता है। शिक्षण नीतियों के शिक्षा दर्शन अधिगम सिद्धांत पृष्ठपोषण और तत्व निहित रहते हैं। इसमें शिक्षण नीतियाँ शिक्षण प्रक्रिया को क्रमबद्ध तथा सार्थक बनाती हैं। जब हम कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं तो स्ट्रेटजी के अनुसार कार्य करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम एक क्रम से शुरू करते हैं और कार्य करते चले जाते हैं। शिक्षण नीतियाँ शिक्षक के नियंत्रण में रहती हैं और वह आवश्यकता अनुसार उनमें परिवर्तन कर लेता है। यानी उनको कक्षा में किस वक्त किस प्रकार की नीति का प्रयोग करना है, ये शिक्षक के विवेक पर निर्भर करता है। शिक्षण आयु की बात करते हैं कि शिक्षण जो रणनीतियाँ हैं उनको शिक्षण आयु बोलते हैं। यानी शिक्षण आयु में वे साधन हैं जिसमें सीखने के उद्देश्यों यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। कक्षा के वातावरण, कक्षा की परिस्थितियाँ तथा शिक्षक के दृष्टिकोणों के आधार पर शिक्षण नीतियों को प्रमुख रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो कौन कौन सी हैं वो 2 शिक्षण नीतियाँ? पहली है जनतांत्रिक शिक्षण नीति यानी डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजीज। दूसरा है प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियाँ यानी ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजीज। जिससे कि हमें पहले नीति से पता चल रहा है कि इसका नाम जनतांत्रिक शिक्षण नीति है। जनतांत्रिक मतलब हम एक जनतांत्रिक देश में रहते हैं और जनतंत्र को अच्छे से समझते हैं। तो कक्षा का वातावरण भी अगर जनतांत्रिक होता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर शिक्षक द्वारा जनतांत्रिक शिक्षण नीतियाँ चलाई जा रही हैं। जनतांत्रिक शिक्षण नीतियाँ जनतंत्र को के मूल्यों पर आधारित रहती हैं। ये नीतियाँ बाल मनोविज्ञान यानी पेडागोजी का प्रयोग कर शिक्षण को बाल केंद्रित बनाती हैं। इसमें शिक्षक छात्रों की आयु, परिपक्वता, मानसिक योग्यताओं, रुचि, सामर्थ्य तथा क्षमताओं आदि के आधार पर अपने शिक्षण कार्य की व्यवस्था करते हैं। इसमें छात्र अपने विचारों को व्यक्त करने में स्वतंत्र होते हैं। इस प्रकार की जनतांत्रिक शिक्षण नीतियाँ छात्रों में स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा उनकी कल्पना, तर्क, निर्माण और सृजन से प्रारंभ होकर अपने ज्ञान को चिंतन स्तर तक ले जाकर समस्याओं के समाधान में सफलता प्रदान करती हैं। जनतांत्रिक नीतियों में जो प्रमुख नीतियाँ होती हैं वो है वाद विवाद। जब हम बच्चों के द्वारा कक्षा में वाद विवाद कराते हैं, अन्वेषण यानी शोध कार्य करवाते हैं, समीक्षा कराते हैं किसी प्रकरण की, कोई योजना बनवाते हैं, प्रोजेक्ट देते हैं बच्चों को, उनको गृह कार्य देते हैं और उनकी जो मस्तिष्क में हलचल जिसको हम ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कहते हैं, इस तरह के प्रश्न उनको देते हैं, समस्याएँ देते हैं। स्वतंत्र अध्ययन, अभिनय के द्वारा संवेदनशील प्रकरणों पर वार्तालाप आदि। तो ये जो है जनतांत्रिक नीतियों के अंतर्गत आते हैं। वार्तालाप जो नीति है, वार्तालाप डिस्कशन स्ट्रेटजी, जब बच्चे आपस में डिस्कशन करते हैं तो ली के अनुसार वार्तालाप शैक्षिक समूह क्रिया है। इसमें शिक्षक एवं छात्र सहयोग पूर्वक एक दूसरे से किसी समस्या पर विचार करते हैं। वह नीति शिक्षक एवं छात्रों में अंतःक्रिया के अवसर बढ़ाती है। वार्तालाप नीतियाँ जो होती हैं वो औपचारिक, अनौपचारिक, संरचनाकृत, अनौपचारिक आदि होती हैं। इसमें निर्धारित नियमों तथा सिद्धांतों का प्रयोग नहीं होता है और वह शिक्षक के द्वारा छात्रों एवं छात्रों के मध्य हो सकता है वार्तालाप। दूसरी जो शिक्षण नीति है वह है परियोजना नीति, प्रोजेक्ट मेथड जिसको हम बोलते हैं, और जिसको जॉन डीबी के शिष्य थे किलपैट्रिक, उन्होंने इस विधि को दिया था। उनके अनुसार प्रयोजना वह प्रक्रिया है जिसमें पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। स्टीवर्सन ने प्रायोजन को एक समस्यामूलक कार्य बताया जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता प्राप्त करता है। इस विधि में छात्रों के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत की जाती है और छात्र उनका हल निकालने में लगे रहते हैं और इसमें छात्र अपनी रुचि व इच्छा के अनुसार कार्य करता है। आपने देखा होगा कि हमारे बच्चों को उनकी कक्षा के अध्यापकों द्वारा प्रोजेक्ट कार्य दिया जाता है तो उसमें बच्चे पूर्ण मनोयोग से कार्य करते हैं। तो प्रयोजन के सिद्धांत होते हैं, उसमें स्व उद्देश्यता का सिद्धांत, यानी इसमें उद्देश्य होता है किसी कार्य को, प्रोजेक्ट को करने के लिए। क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी कि बच्चे इसमें एक्टिव रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। और वास्तविकता का सिद्धांत, जब प्रोजेक्ट कार्य बच्चा करता है, योजना प्रयोजन करता है, तो उसमें क्या वास्तविकता उसको दिखाई देती है कि वो क्या कार्य कर रहा है। उपयोगिता का सिद्धांत, क्योंकि जब प्रोजेक्ट कार्य दिया जाता है तो बच्चे उसको ये मानते हैं कि इसका कार्य, इसका उपयोग कहाँ होने वाला है। स्वतंत्रता का सिद्धांत, बच्चे इसमें अपनी इच्छा से काम करने के लिए
फ्री रहते हैं तो स्वतंत्र रहते हैं। सामाजिक विकास का सिद्धांत, जब हम ये प्रोजेक्ट का वर्क जो है उनको ग्रुप में देते हैं तो बच्चों का सामाजिक विकास होता है, वो एक दूसरे की सहायता करते हैं। प्रयोजन नियोजन के अतिरिक्त जो है उनमें नियोजन एवं नियमन करने के लिए इन सिद्धांतों पर विशेष रूप से बल दिया जाता है। प्रयोजन नीति की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि छात्र स्वयं चिंतन करके पढ़ते हैं और कार्य करते हैं। छात्र पूरी योजना में सक्रिय रहता है। जब बच्चा प्रोजेक्ट में कार्य करता है तो वो पूर्ण रूप से एक्टिव रहता है। इसमें शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के ही कार्य होते हैं। फलस्वरूप श्रम के प्रति निष्ठा उसमें जागृत होती है, यानी बच्चों में जो वो मेहनत करते हैं उनके प्रति वो ईमानदार होते हैं। छात्र अपने उत्तरदायित्वों को समझते हैं और पूरे करते हैं। छात्रों में धैर्य, संतोष तथा आत्मसंतुष्टि के भाव जागृत होते हैं। इसके बाद है अन्वेषण नीति, यानी कि जो हमारे खोज की बात करते हैं, आविष्कार की बात करते हैं। इस नीति में छात्र स्वयं खोज करके सीखता है। शिक्षक का कार्य केवल पथ प्रदर्शन का होता है, जो उचित समय पर गलतियां सुधारने में सहायता देता है। छात्र जैसे जैसे कार्य तथा प्रयोग करते जाते हैं वैसे वैसे उन्हें नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस नीति के जन्मदाता प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग थे। उनके अनुसार किसी भी विषय को सीखने की प्रक्रिया ही अन्वेषण है और छात्रों के विषय संबंधी तथ्यों एवं सिद्धांतों की खोज स्वयं करनी चाहिए। इस नीति में छात्र एक अन्वेषणकर्ता की भांति कार्य करता है। छात्र के पास प्रारंभ में प्रयोग संबंधी जानकारी नहीं होती है, उसे स्वयं वांछित सूचना तथा एवं सिद्धांतों की खोज करने के लिए अनेक आवश्यक प्रयोग करने होते हैं। साथ ही प्राप्य साहित्य का अध्ययन करना होता है, जो उसके पास लिटरेचर अवेलेबल है उसकी अध्ययन करना होता है। इसकी विशेषताएं ये होती हैं कि छात्रों में वैज्ञानिक विधि तथा भावना का विकास होता है। छात्रों को यह विधि यथातथ्य बनाती है और सत्य के निकट पहुंचाती है। जब कोई खोज करता है तो उसको सत्य के निकट पहुंचने में मदद मिलती है। इसमें छात्र की निरीक्षण शक्ति तीव्र होती है तथा विचार प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है। परिश्रम करने की क्षमता एवं रुचि का विकास होता है। इसके बाद है समस्या समाधान नीति, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी जो है कक्षा में हम अपनाते हैं। समस्या समाधान विधि का जन्म प्रयोजनवाद के फलस्वरूप हुआ। इसमें छात्र अपने पाठ के संबंधित समस्याएं छात्र के सम्मुख रखते हैं, शिक्षक छात्रों को सम्मुख रखता है, प्रस्तुत करता है और छात्र अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुसार उनके समाधान में लग जाते हैं। इस विधि में समस्या छात्रों के समक्ष स्पष्ट शब्दों में रखी जाती है तथा उन्हें अधिगम अनुभवों पर आधारित समस्याएं प्रदान की जाती हैं, दी जाती हैं। शिक्षक की सहायता से छात्र समस्याओं का संश्लेषण अथवा विश्लेषण करते हैं और समाधान तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। समस्या समाधान में क्या करना होता है कि एक वैज्ञानिक विधि की तरह होता है, क्योंकि जब हम कोई समस्या का समाधान करते हैं तो उसमें किसी ना किसी हमें रूल्स को या सिद्धांतों को फॉलो करना होता है। तो समस्या समाधान के लिए सबसे पहले हम समस्या का चयन करते हैं कि समस्या जो विद्यार्थी को दी जाती है, या विद्यार्थी स्वयं से भी समस्या ढूंढते हैं। समस्या का प्रस्तुतिकरण करते हैं, उसके बाद तथ्यों को एकत्रित करते हैं, यानी उनको जो डेटा है डेटा कलेक्ट करते हैं और एक परिकल्पना का निर्माण करते हैं कि इन जो हमने आंकड़े एकत्रित किए हैं इनसे क्या परिणाम आ सकता है। और उसके बाद उसका विश्लेषण करते हैं, समाधान एवं निष्कर्ष तक पहुँचते हैं और मूल्यांकन करते हैं और कार्य का आलेखन यानी उसको प्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार समस्या समाधान स्टडीज से एक वैज्ञानिक प्रोसेस के द्वारा विद्यार्थी सीखते हैं। समस्या समाधान जो नीति है उसमें विद्यार्थियों में निरीक्षण एवं तर्क शक्ति का विकास होता है। विद्यार्थी सामान्यीकरण करने में समर्थ होते हैं, क्योंकि जब वो कोई समस्या का समाधान करते हैं तो वो बड़े समूह के लिए उस पर सामान्यीकरण कर सकते हैं। वे आंकड़े के एकीकरण, मूल्यांकन एवं निष्कर्ष निकालने की प्रक्रियाओं से परिचित होते हैं। नवीन संदर्भ में पुराने तथ्यों का प्रयोग करना सीखते हैं, मिलजुल कर तथ्यों का प्रयोग करना सीखते हैं। और जबकि समस्या समाधान विधि जो है वो बच्चों में, विद्यार्थियों में एक प्रेरणा जागृत करती है, इसलिए इस विधि को प्रेरणात्मक विधि भी कहा जाता है। यह लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है, यानी करके सीखना पर आधारित होती है समस्या समाधान विधि। शिक्षण की नीति की जो प्रश्नोत्तर विधि है, नीति है, इसमें प्रश्नोत्तर जो स्ट्रेटजी है, क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजी जो है, इसमें प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति सुकरात के समय चली आ रही है, एक प्राचीन पद्धति है। इसके लिए इस नीति को सुकरात विधि भी कहा जाता है। सुकरात के अनुसार प्रश्नोत्तर प्रणाली की 3 प्रमुख सोपान होते हैं। पहला, प्रश्नों को व्यवस्थित रूप में निर्मित करना, उन्हें समुचित रूप से छात्रों के समक्ष रखना ताकि नए ज्ञान के लिए उनमें उत्सुकता जागृत हो सके। छात्रों के माध्यम से उनमें संबंध स्थापित करते हुए नवीन ज्ञान देना, इनमें
माध्यम, निम्न माध्यम और उच्च माध्यम के प्रश्न आवश्यकता अनुसार पीओ किया जाता है, लोअर लेवल और हायर लेवल के। प्रश्नोत्तर विधि की कुछ विशेषताएं हैं शिक्षण नीति के अंतर्गत। इसमें प्रश्नोत्तर विधि के समय छात्र सक्रिय रहते हैं। जब कक्षा में शिक्षक प्रश्न पूछते हैं तो विद्यार्थी काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। उनमें नए ज्ञान की प्रति उत्सुकता जागृत होती है। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। प्रशिक्षण संस्थाओं और छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है। छात्रों के विकास में सहायता देती है। पाठ के विकास में सहायता मिलती है इससे। और पाठ के पुनरावलोकन तथा स्मरण में सहायक है। छात्रों की विशिष्ट समस्याओं तथा कठिनाइयों को प्रश्नोत्तर के माध्यम से हल किया जा सकता है। जो अगली नीति है, रणनीति, वो है मस्तिष्क विप्लव नीति। इसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी कि ऐसे बच्चों को ऐसे समस्या देना जिनसे उनके दिमाग में एक तूफान सा आ जाए। यानी मस्तिष्क विप्लव नीति, जैसा कि नाम है, यह एक ऐसी नीति है जिसमें एक ऐसे साधन का प्रयोग किया जाता है जो छात्रों के मस्तिष्क में ज्ञान प्राप्ति तथा चिंतन के प्रति हलचल मचा देती है। इसमें छात्रों के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत की जाती है जिस पर सभी छात्र स्वतंत्रतापूर्वक विचार करते हैं, वार्तालाप तथा वाद विवाद करते हैं। शिक्षक सभी समस्याओं को श्यामपट्ट पर लिखता चला जाता है और वाद विवाद तथा चिंतन तथा वार्तालाप करते करते एक ऐसा बिंदु या अवस्था आ जाती है जब छात्र एक समस्या के हल तक पहुंच जाते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग नीति जो है, यानी मस्तिष्क विप्लव नीति, छात्रों में चिंतन विकसित करती है और उन्हें समस्या के विश्लेषण तथा मूल्यांकन में प्रशिक्षण प्रदान करती है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि यह शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। यह भावात्मक तथा ज्ञानात्मक पक्षों के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होती है। छात्रों को चिंतन तथा समस्या समाधान करने के क्षेत्र में उत्साहित करती है। छात्रों को सृजनात्मक क्षमताओं का प्रयोग करने में सहायक होती है और सामूहिक चिंतन तथा वार्तालाप इस विधि में अधिक मूल्यवान विचार प्रदान करते हैं। इसके बाद शिक्षण की जो दूसरी नीति है, प्रभुत्ववादी नीति, ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजीज। जो ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजीज है, इसमें हम देखते हैं कि छात्र निष्क्रिय रहते हैं और जबकि शिक्षक जो है इसमें एक्टिव रहता है। तो इस ऐसी परिस्थितियों में शिक्षक स्वयं पाठ्य वस्तु का निर्धारण अपने आदर्शों तथा रुचियों के आधार पर करता है। छात्रों की आवश्यकताओं और उनकी मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। यह शिक्षण स्मृति पर ही होता है और इसके माध्यम से केवल ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति सरलता से होती है। इन नीतियों के प्रयोग से कक्षा का वातावरण पूर्णतः औपचारिक रूप में ग्रहण कर लेता है। प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियों में प्रमुख नीतियाँ जो है वो है व्याख्यान नीति, पाठ प्रदर्शन नीति, ट्यूटोरियल और अभिक्रमित अनुदेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि व्याख्यान नीति जो है वो हम जब कक्षाओं में शिक्षक किसी प्रकरण पर व्याख्यान देता है तो लेक्चर मेथड इसको बोलते हैं। तो ये केवल उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है क्योंकि छोटे बच्चों को हम व्याख्यान नीति के द्वारा पढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए उच्च कक्षाओं में हम व्याख्यान नीति का प्रयोग कर सकते हैं, यानी व्याख्यान विधि के द्वारा। यह शिक्षक के लिए सरल, संक्षिप्त, आकर्षक है। कम समय में अधिक सूचनाएं दी जा सकती हैं इसके द्वारा। अधिक संख्या में छात्र सुनकर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। विषय का तार्किक क्रम में सदैव बना रहता है, तार्किक क्रम बना रहता है इसमें विषय में, क्योंकि जो शिक्षक बोलता है वो एक क्रम से शुरू करता है और अंत तक उसी प्रकरण पर बोलता रहता है। यह शिक्षक तथा छात्रों दोनों के लिए विषय के लिए अध्ययन की प्रगति के विषय में संतुष्टि प्रदान करता है। शिक्षक विचारधारा के प्रभाव में बहुत सी नई बातें बता देते हैं, क्योंकि एक जब व्याख्यान मेथड होता है तो बहुत सारी विधि इसमें आ जाती हैं। इस विधि के प्रभाव से अध्यापक को शिक्षण कार्य में बहुत सुविधा मिलती है। एक ही समय में छात्रों में बड़े समूह का शिक्षण किया जाता है। शिक्षक सदैव सक्रिय रहता है व्याख्यान में। यदि शिक्षक इस विधि का प्रयोग कुशलता से करे तो छात्रों को आकर्षित किया जा सकता है एवं पाठ के तौर पर पाठ के लिए रुचि उत्पन्न की जा सकती है। टीचिंग स्ट्रैटेजी के अंदर अगली जो स्ट्रैटेजी है वो डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रैटेजी है, प्रदर्शन नीति। शिक्षण के क्षेत्र में प्रदर्शन विधि का काफ़ी महत्व है। इसमें क्या है, विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, दोनों ही सक्रिय रहते हैं। कक्षा में शिक्षण सैद्धांतिक भाग का विवेचन करने के साथ इस विधि द्वारा उनका सत्यापन करता है। शिक्षक पढ़ाते समय प्रयोग करता जाता है और छात्र प्रयोग प्रदर्शन का निरीक्षण करते हुए ज्ञान प्राप्त करते हैं। छात्र आवश्यकता अनुसार अपनी शंकाएं भी शिक्षक के सामने रखते हैं। इसकी विशेषताएं होती है कि यह विधि बहुत छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयुक्त होती है, बच्चे ध्यान रखते हैं। प्रयोग प्रदर्शन शिक्षक द्वारा किए जाने से उपकरणों की टूट फूट कम होती है।
समय कम लगता है, छात्र स्वयं देखकर सीखते हैं, बालकों की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां अधिक सक्रिय रहती हैं, छात्रों के निरीक्षण, तर्क एवं विचार शक्ति का विकास इसके अंतर्गत होता है। प्रभुत्ववादी नीति के अंतर्गत एक ट्यूटोरियल नीति है, यानी ट्यूटोरियल स्ट्रेटजी जिसको बोलते हैं, स्ट्रेटजी। ट्यूटोरियल एक ऐसी शिक्षण नीति है जो व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों ही रूप में आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाई जा सकती है। लॉरेंस उर्दान के अनुसार यह एक ट्यूटोरियल एक ट्यूटर द्वारा सघन शिक्षा का एक सत्र, जिसमें ट्यूटर जिसको शिक्षक कहते हैं, एक सामान्य सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। ट्यूटोरियल के 3 प्रकार होते हैं सामान्यतः। निरीक्षण युक्त ट्यूटोरियल, एक शिक्षक छात्रों के साथ व्यक्तिगत चर्चा करता है, जिसको हम निरीक्षण युक्त ट्यूटोरियल बोलते हैं। दूसरा सामूहिक ट्यूटोरियल, जहाँ पर सामान्य स्तर के छात्रों को विशिष्ट शिक्षण दिया जाता है। तीसरा है प्रयोगात्मक ट्यूटोरियल, यानी शारीरिक कौशल, प्रयोगशाला कार्य आदि की तरह मनोगत्यात्मक गतिविधियों का अध्ययन और उनका समाधान किया जाता है। तो इस प्रकार ट्यूटोरियल जो नीति है, जो स्ट्रेटजी हमारी टीचिंग स्ट्रेटजी के अंतर्गत, उसमें इसके 3 प्रकार होते हैं। ट्यूटोरियल जो स्ट्रेटजी है उसकी विशेषताएं हैं कि यह नीति शिक्षण के सुधारात्मक पक्ष पर केंद्रित रहती है। इसमें पूर्व ज्ञान के आधार पर समस्याओं का समाधान किया जाता है और इसमें ट्यूटोरियल के माध्यम से नया ज्ञान प्राप्त करता है विद्यार्थी और साथ ही अपने उत्तरों की शुद्धता के विषय में जांच करता है। इसमें सही अनुक्रियाओं का पुनर्वलन कराया जाता है। इसके बाद है अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जिसको हम बोलते हैं। ये भी एक टीचिंग स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी में विद्यार्थी स्वयं एक्टिव रहता है, यानी इसको अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ है कि किसी योजना के अनुसार शिक्षण एवं अधिगम की क्रिया को साकार रूप प्रदान करना। इसका लक्ष्य है अधिगम को सोउद्देश्य एवं स्थायी बनाना। कहने का तात्पर्य यह है कि जब विद्यार्थी स्वयं से सीखता है तो उसकी सभी ज्ञानेंद्रियां उस लर्निंग पर कंसंट्रेट करती हैं और जो उसका जो लर्निंग है वो स्टेबल होती है। तो इसका उद्देश्य यही है कि अधिगम को सोउद्देश्य एवं स्थायी बनाना। जब अधिगम स्थायी बनता है तो विद्यार्थी को बहुत लंबे समय तक वो उसके दिमाग में बना रहता है। प्राचीन काल में यह विधि भारत तथा यूनान में प्रचलित रही है और इसका स्वरूप प्रश्नोत्तर रहा है, प्रश्नोत्तर को उत्तर, और सामान्यतः रेखागणित के शिक्षण में इस विधि का प्रयोग बहुतायत में किया गया, यानी अत्यधिक मात्रा में किया गया। अभिक्रमित अनुदेशन जो है ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन 3 प्रकार का होता है। इसमें जैसे रेखीय लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं इसको, रेखीय अभिक्रम, साखी अभिक्रम और कंप्यूटर सहाय अनुदेशन, जो कि कंप्यूटर से संबंधित है, पर इसमें जो एक और इसका प्रकार है वो मैथमेटिक्स है। सामान्यतः हम रेखीय और साखी अभिक्रम की बात करते हैं जो शिक्षण में। तो मैंने आपको बताया कि इसमें जो अभिक्रमित अनुदेशन है वो 3 प्रकार का सामान्यतः होता है। कंप्यूटर सहाय अनुदेशन को अगर हम छोड़ दें तो उसमें रेखीय अभिक्रम है, साखी अभिक्रम है और मैथमेटिक्स है। रेखीय अभिक्रम जो अनुदेशन है, यानी इसको लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में वांछित अनुक्रिया पुनर्बलन पर आधारित रहती है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने इच्छित अंतिम व्यवहार तक पहुंचता है। रेखीय अभिक्रमित अधिगम B.F. स्किनर ने इसको दिया था और इसको उन्होंने क्रिया प्रसूत अधिगम के आधार पर इसको विकसित किया। इसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे फ्रेम में या पदों में बांटा जाता है और ये पद श्रृंखलाबद्ध होते हैं, एक लाइन में होते हैं, इसलिए इसको लीनियर प्रोग्रामिंग कहा जाता है, रेखीय अभिक्रम कहा जाता है, रेखा में होता है। इसमें मुख्यतः विद्यार्थियों को उनके प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं कि उनका जो उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है वो सही है या गलत है, और जिससे वो आगे बढ़ते रहते हैं। और एक रेखीय क्रम में ये होता है, इसलिए इसको रेखीय अभिक्रम कहा जाता है। जो इसका दूसरा प्रकार है वह साखी अभिक्रम, इसको ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग बोलते हैं। साखी अभिक्रमित अनुदेशन का विकास करने का श्रेय नॉर्मन एक क्राउडर को है। यह अभिक्रम छात्रों की आवश्यकता के अनुसार होता है तथा इसमें बाह्य उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें प्रोग्राम शिक्षक के हाथों में होता है। साखी अभिक्रम में प्रश्न के जो रिस्पॉन्स विद्यार्थी ने गलत दिए हैं उनकी भी उसको जानकारी मिलती है। माना कि कोई ऐसा प्रश्न है जिसमें हम बहुविकल्पी प्रश्न बनाते हैं, जो MCQ बोलते हैं जिसे,
तो अगर MCQ में 4 विकल्प दिए गए हैं और विद्यार्थी को उनमें से एक सही विकल्प चुनना है। अगर विद्यार्थी गलत विकल्प भी चुनता है तो उसको गलत विकल्प की भी जानकारी प्राप्त होती है। मान लो कि हमारी ये कोई पाठ्य पुस्तक है, उसमें से हमने कोई प्रश्न बनाया है और उस प्रश्न पर हमने 4 विकल्प दिए हैं और पहले विकल्प अगर विद्यार्थी चयन करता है तो उसका उत्तर गलत होता है, तो उसमें उसको गलत उत्तर की भी जानकारी मिलती है कि आपके प्रश्न का उत्तर ये नहीं है, इस जो विकल्प दिया गया है इसका संबंध इससे है। तो उसको अधिक जानकारी उस प्रश्न से के इतर जानकारी भी उसको प्राप्त होती है। तो साखी अभिक्रम में विद्यार्थी को अपने प्रश्न की जानकारी तो होती है, उत्तर तो मिलता ही है, साथ ही और भी कई प्रश्न हैं जिनका उत्तर उसको साथ साथ मिलता जाता है। तो इसलिए इसको साखी अभिक्रम कहते हैं और नॉर्मन ए क्राउडर ने इसको विकसित किया था। तो तीसरा हम बात कर रहे थे वो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन है, यानी कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। इसमें कंप्यूटर के सहायता से ही अनुदेशन कार्य किया जाता है, कंप्यूटर के द्वारा ही हम अनुदेशन का कार्य करते हैं। चौथा है मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन थॉमस एफ गिलबर्ट ने किया था। उनका कथन है कि मैथेटिक्स से तात्पर्य जटिल व्यवहार समूह के विश्लेषण एवं पुनर्रचना के लिए पुनर्वलन के सिद्धांतों के व्यवस्थित प्रयोग से है। यह विषय वस्तु में निपुणता का प्रतिनिधित्व करती है। मैथेटिक्स अभिक्रम जटिल है, इसको संपादन करने की तकनीकी दक्षता की आवश्यकता पड़ती है। तो एक बार जब व्यक्ति इसमें पारंगत हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है, तो फिर मैथेटिक्स अभिक्रम को सरल एवं उपयोगी प्रतीत होता है। तो ये संक्षेप में मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसके प्रकार कितने होते हैं, अनुदेशन जो अभिक्रमित अनुदेशन की बात हमने की वो कौन कौन से प्रकार होते हैं उसमें। तो अभिक्रमित अनुदेशन की जो नीति की जो विशेषताएँ हैं, जो स्ट्रेटजी है, इसमें क्या क्या विशेषताएँ हैं कि पहले तो छात्र सक्रिय रहते हैं इसमें, आप क्योंकि छात्र खुद अनुक्रिया कर रहे हैं, खुद उत्तर ढूंढ रहे हैं और खुद प्रश्न को हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो इससे ये होता है कि विद्यार्थी इसमें खुद एक्टिव रहते हैं। दूसरा, छात्र को सही अनुक्रिया का पुनर्वलन किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर विद्यार्थी ने अगर सही उत्तर दिया है तो उसको वहाँ पर उसको पुनर्वलन मिलता है। पुनर्वलन यानी रीइंफोर्समेंट उसको दिया जाता है कि आपने बहुत अच्छा उत्तर बताया, आपने अच्छा आंसर दिया, तो इस तरह का उसको पुनर्वलन दिया जाता है और छात्रों की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि के अनुसार यह सीखने का अवसर प्रदान करता है। छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होता है इसकी वजह से, क्योंकि जब भी हम कुछ सीखते हैं तो हमें उस सीखने से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, हमें विश्वास आता है, हमारे व्यवहार बदल जाता है, तो इससे पता चलता है कि हमने कुछ सीखा है। तो अभिक्रमित अनुदेशन जो स्ट्रेटजी है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी, इसके द्वारा भी विद्यार्थियों के बिहेवियर में चेंज आते हैं। शिक्षक की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोग्राम बनाया जाता है वो ऐसा बनाया जाता है कि उससे विद्यार्थी स्वयं से सीखते हैं, स्वयं से उसको करते हैं, उसमें एक्टिव रहते हैं, तो इससे वो उसमें शिक्षक की आवश्यकता बहुत कम होती है। छात्र सीखने समय गलतियाँ काफ़ी कम करते हैं, यानी जब विद्यार्थी सीखते हैं तो वो, क्योंकि उन्हें जो गलत रिस्पॉन्स हैं उसमें भी उनको जानकारी मिलती है, तो इसलिए वो धीरे धीरे गलतियाँ कम करते जाते हैं और छात्रों को अपनी गलतियों का जो एहसास होता है वो उनको मालूम हो जाता है कि मैंने कहाँ गलती की है। इनके उद्देश्य तथा सिद्धांत निश्चित होते हैं। तो अभिक्रमित अनुदेशन भी एक टीचिंग स्ट्रैटेजी है जिसके द्वारा हम अपनी कक्षा में बच्चों के लिए शिक्षण का कार्य कर सकते हैं, परंतु अभिक्रमित अनुदेशन में हमें प्रोग्राम को बनाना पड़ता है और इस पर समय लगता है और इसके द्वारा भी हम कक्षा में शिक्षण कार्य करते हैं। तो विद्यार्थियों, आज इस प्रकार हमने शिक्षण नीतियों के बारे में यानी टीचिंग स्ट्रेटजी के बारे में जाना कि कौन कौन सी स्ट्रेटजी हम अपना सकते हैं जिससे हम शिक्षण को अपने विद्यार्थियों की जो लर्निंग है उसको स्टेबल बना सकें, उसको स्थायी बना सकें। आज हमने इस बारे में जानने का प्रयास किया और मुझे आशा है कि आपने शिक्षण नीतियों को समझा होगा और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।